हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर फिजिक्स का काइनेमेटिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ मोशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्ट और मोशन को, देन उसके बाद 1D 2D 3D मोशन हम इसमें डिस्कस करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड स्केलर एंड वेक्टर। लेट्स स्टार्ट विद रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हमें क्लियर रखनी है, अभी तक के हिसाब से आप सोचते हैं रेस्ट मतलब कोई चीज स्टेबल है, मूव नहीं कर रही है, मोशन मतलब वो मूव कर रही है। पहला पॉइंट आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके हिसाब से आप रेस्ट में हैं, आप मूव नहीं कर रहे, बट अगर आप अपने सराउंडिंग को देखेंगे तो चीजें पीछे छूटती जा रही हैं। इट मीन्स उन सराउंडिंग के हिसाब से आप मोशन में हैं। सिमिलरली आप किसी भी बस, ट्रेन, बाइक, किसी भी चीज में बैठे हैं, तो आप बैठे हैं, आपके हिसाब से आप रेस्ट में हैं, बट आपके सराउंडिंग के हिसाब से आप मोशन में हैं। तो पहली चीज आपको यहाँ ये क्लियर करनी है दैट nothing is at absolute rest or absolute motion, right? That is, motion is a relative term. Okay, this covers our first point. ये क्लियर रखना है that rest and motion both are relative terms. Nothing is at absolute rest or absolute motion. These are relative terms. Then second thing, अगर रिलेटिव टर्म्स हैं, लाइक अगर मोशन है, तो मोशन किस किस टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहली चीज जिसमें हमें स्टडी करनी है, मोशन 3 टाइप का हो सकता है, 1D 2D एंड 3D। दैट इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। व्हाट इज दिस? लेट्स से यू नो दैट देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स। हमारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनको हमने रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस, y axis and then this z axis, right? 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी 2D में ड्रॉ किया है, इसलिए इसको ऐसा ड्रॉ किया है। z एक्सिस क्या होगा? आउटसाइड द बोर्ड होगा। तीनों ही एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का रिस्पेक्टिव एंगल्स होता है। ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर। नाउ व्हाट इज 1D? If motion of an object is specified by only one out of 3 coordinates, then it is called as one-dimensional motion. What does it say? It says that if an object is moving only and only in one specific direction, one specific coordinate, अगर एक पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ उसके एक्स एक्सिस के पोजीशन में फर्क है, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में कोई फर्क नहीं है, तो उसे कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। लाइक पार्टिकल अगर यहाँ था ए पोजीशन पे, फिर वो बी पोजीशन पे गया, तो अगर आप ये देखेंगे तो उसके जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एक्स डायरेक्शन में हुआ है, ना तो जेड डायरेक्शन में हुआ है, ना ही वो ऊपर या नीचे यानी कि वाई डायरेक्शन में भी वो मूव नहीं किया है। दैट मीन्स 1D मोशन जो होगा ये कैसा होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। स्ट्रेट लाइन motion. Straight line motion is an example
ऑफ 1D मोशन। क्लियर है? अगर तीनों में से किसी भी एक इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मूव कर रहा है तो सिर्फ वाई में ही कर रहा है, मूव कर रहा है तो सिर्फ जेड में ही कर रहा है, एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसे बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन? चेंज करते हैं इसी में, 2D motion. If motion of an object is specifying by 2 out of 3 coordinates, then it is called as 2D motion. For an example, circular motion. Right? इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया तो आप देखेंगे कि जब वो ए से बी में गया है तो उसके एक्स पोजीशन में चेंज है, साइमल्टेनियसली उसके वाई पोजीशन में भी चेंज है। इट मीन्स ये कैसा मोशन है? ये एक 2D मोशन है, राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसे 2D मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट 3D मोशन। अगेन बाय all the 3 coordinates, then it is called as 3D motion, right? Example, you can say motion of a butterfly, right? क्योंकि एक बटरफ्लाई कैसे फ्लाई करती है? वो इधर भी जाती है, ऊपर भी जाती है, आगे भी जाती है, पीछे भी जाती है। तो अगर एक यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? अगर ये सिर्फ इधर 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 मूव करता जा रहा है तो ओनली वन डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट ऐसे 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 मूव करता जा रहा है तो एक्स एंड वाई बोथ। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे, तो ये तीनों डायमेंशन यूज कर रहा है तो उसे बोलेंगे 3D मोशन, राइट? ये आपका क्लियर हुआ? 3D, 1D, 2D एंड 3D मोशन। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड के फॉर्मूला से तो आप 8th क्लास से फेमिलियर हैं, जहां पर आपने यही चीज देखी है दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट इज एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर डिस्टेंस r ट्रेवल कर रहा है और इस r डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको टाइम t लग रहा है, तो आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिनोट करेंगे r/t से, राइट? अब इससे थोड़ा आगे की इसमें बात करेंगे। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब ऐसा करने के लिए इसके पास 2 से 3 ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं टाइम एंड देन डिस्टेंस, इससे r। हो सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो। दैट इज, लेट्स सपोज ये टाइम स्लॉट t1 है, देन ये टाइम स्लॉट t2 है, देन दिस इज टाइम स्लॉट t3। t1 टाइम स्लॉट में लेट्स से उसने r1 डिस्टेंस ट्रैवल की,
t2 टाइम स्लॉट में लेट्स से r2 डिस्टेंस ट्रैवल की और t3 टाइम स्लॉट में लेट्स से r3 डिस्टेंस ट्रैवल की। अगर r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r3 हो, वेयर t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t3 हो, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब हुआ? ये जो मैथमेटिकल टर्म्स हमने लिखी हैं इसका ये एक्सप्रेस कर रही हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है, फिर दूसरे घंटे में भी 1 किलोमीटर चल रहा है, तीसरे में भी 1 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 3 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, लाइक पहले 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर चला, दूसरा जो 1 घंटा था उसमें वो 1.5 किलोमीटर चला, तीसरे वाले में 2 किलोमीटर चला, तो टाइम तो सेम है लेकिन उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट इफ टाइम इंटरवल इक्वल है और उसमें कवर होने वाला डिस्टेंस भी इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या डेफिनेशन हुआ यूनिफॉर्म मोशन का? इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal time interval, then the motion is said to be uniform motion. And if object covers unequal distances in equal time interval, then the motion is non-uniform motion. Right? Hopefully नोट किया होगा आपने इसको। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हुआ। यूनिफॉर्म मोशन में आर और टी के बीच में जो ये एंगल बनाता है ये 45 डिग्री होता है। यूनिफॉर्म है ना, 45 डिग्री एग्जैक्टली इन द मिडल। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है? स्पीड v से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से डिस्टेंस इज r, टाइम t, बट अगर हम इस टाइम को बहुत ही स्मॉल लें, दैट इज डेल्टा t, वेयर डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0। जब हम इंस्टेंट की बात करते हैं, इंस्टेंट मतलब अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड को कैसे हम डिनोट करेंगे? वेरी स्मॉल टाइम। वेरी स्मॉल टाइम मीन्स टी टेंडिंग्स टू 0, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम। तो ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करेंगे? डेल टी टेंडिंग्स टू 0। अब आपने 3 टाइप के यहाँ पे स्पीड पढ़े, नॉर्मल, यूनिफॉर्म एंड इंस्टेंटेनियस। इसके अलावा एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यू नो, एवरेज निकालने का हमेशा एक ही तरीका है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लिया, यूनिफॉर्म पढ़ लिया है और एवरेज स्पीड पढ़ लिया है एंड नॉन यूनिफॉर्म। इफ ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time, then average speed is equals to instantaneous speed is equals to uniform speed.
राइट। ये आपका हुआ स्पीड का मैथमेटिकल एंड डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद फॉर्मूला अगर हम इसका देख रहे हैं तो क्या हो जाता है स्पीड का। इसके बारे में दो प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं मेन, जो हमें आगे चल के यूज करनी पड़ेंगी। दैट इज फर्स्ट इज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, डायमेंशन क्या है, फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज L1T-1। हमने फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा था, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेजर होता है मीटर में, टाइम होता है सेकेंड्स में, यानी कि एक बार लेंथ आया है और अपॉन में टाइम, यानी कि एक बार लेंथ और टाइम रेज़्ड टू पावर -1। तो ये हो गया डायमेंशन स्पीड का। दो चीजें आपको बार बार याद रखनी है, डायमेंशन और एक के ये स्केलर है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी एंड स्पीड आर सिमिलर, just one difference is there and that is of direction. Velocity is equals to displacement upon time taken. Vector quantity, dimension again L1T-1, because displacement is always a length and time is t. क्या फर्क है इसका और स्पीड का? लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट को A to B जाना है, हो सकता है वो ऐसे जाए, हो सकता है वो ऐसे जाए, देन उसके पास इनफाइनाइट पाथ्स हैं। वेलोसिटी जो है वो नंबर ऑफ वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। इफ दिस इज द A point, an object starts from here and then again comes here. This object has covered some distance, but displacement in this case is 0, because displacement क्या है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, और यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इस केस में डिस्टेंस इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज कुछ डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया गया, बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू points, that is initial and final, right? Displacement is always less than or equals to distance. Again, it's a vector quantity. डायमेंशन कितना है? L, राइट। हमने इन दो डायग्राम से ये देखा है दैट डिस्टेंस इज सम। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो जितना भी उसने पाथ कवर किया है वो उसका डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज इट विल टेक इनटू अकाउंट द डायरेक्शन। अगर
फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज वो कितना भी डिस्टेंस कवर करे, अगर वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, राइट। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब इसमें एक चीज यहाँ पे देखना कि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, सॉरी, ठीक है, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, पॉजिटिव हो सकती है एंड जीरो हो सकती है, राइट। नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आपका वेलोसिटी वाला पार्ट कवर। लेट्स कम टू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? बहुत सारे लोग आपस में से फेमिलियर हैं क्योंकि कोई ना कोई व्हीकल आप जरूर ड्राइव करते हैं और उसमें आप उसको एक्सेलरेट करने की बात करते हैं, दैट इज यू आर चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। So what is acceleration? It is change in velocity upon change in time. That is a equals to, acceleration is denoted by a is equals to change in velocity, change is denoted by delta upon time. Again it's a vector quantity. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एंड टाइम के लिए ये दैट इज L1 t माइनस 2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हुआ। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड देन जीरो भी हो सकता है। आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो सकता है, यानी कि अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे चला रहे हैं, अगर आप 40 पे चला रहे हैं तो 40 पे ही चलाए जा रहे हैं उसको, तो इट मींस चेंज इन वेलोसिटी कितना है, जीरो, चेंज है ही नहीं। और अगर वेलोसिटी में ही चेंज नहीं होगा, अपर पार्ट न्यूमिनेटर ही जीरो हो जाएगा, तो ए तो कितना होगा, जीरो होगा ही, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम मोशन की तीन इक्वेशंस को देखते हैं, इन्हीं तीन टर्म्स को, दैट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, जो अभी तक हमने टर्म्स डिस्कस किए हैं, उन्हीं चारों को यूज करके मोशन की तीन इक्वेशंस बनाई गई हैं, जिनको यूज करके वेरियस न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। इक्वेशंस लिखेंगे, इक्वेशन फॉर मोशन। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल्स टू u माइनस at, s इक्वल्स टू ut minus half at square, and then v square equals to u square minus 2x. मोशंस इक्वेशन 1, 2, 3 वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखनी है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होगी हमारे फिजिक्स में। v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर initial velocity, A stands for acceleration, S stands for displacement, and
t is टाइम। अगर मोशन पॉजिटिव है, दैट इज आप पॉजिटिव एक्सिलरेशन ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिलरेशन, अगर मोशन स्पीड अप हो रहा है तो आपको ये तीनों इक्वेशंस कंसिडरेशन में लेनी है। अगर आप नेगेटिव एक्सिलरेशन ले रहे हैं, दैट इज आप स्लो डाउन कर रहे हैं मोशन को, तो आपको ये वाली इक्वेशंस कंसिडरेशन में लेनी है। यहाँ पर एक्सिलरेशन एड ऑन होके वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, यहाँ पे एक्सिलरेशन डी एक्सिलरेशन है बेसिकली, ये नेगेटिव एक्सिलरेशन आप ले रहे हैं तो ये वेलोसिटी को कम कर रहा है। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा है, हमने ये चीज देखी कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, रिलेटिव टर्म्स है। देन हमने स्पीड को डिफाइन किया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया है, जो कि स्पीड के एनालॉगस क्वांटिटी है, बट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को कंसिडरेशन में लेगी। वेलोसिटी और स्पीड में इतना फर्क है कि स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया और उसके बेसिस पे ये मोशन की इक्वेशंस हमने डिफाइन कर दी। कैसे हम इन इक्वेशंस को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन 1, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक पार्टिकल है दैट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना है हमारे पास, 2.5 मीटर पर सेकेंड along the positive x direction and it accelerates, यानी कि a कितना है 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड, पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि हमें क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है डिस्टेंस, और मोशन की इक्वेशन में हमने डिस्टेंस को s से डिनोट किया था, तो हमें डिस्टेंस निकालना है व्हाइल वी आर गिवन विद t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करें तो पहले जो भी गिवन है उसको नोट डाउन कर लें। ए पार्ट सॉल्व करते हैं। कौन सा ऐसा इक्वेशन है तीनों में से जिसमें डिस्टेंस, टाइम, ए और यू तीनों आ रहे हैं, तो अगर आप गो थ्रू करेंगे तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, u की वैल्यू पुट करते हैं 2.5 इंटू t कितना है 2 सेकेंड्स प्लस 1/2 इंटू a की वैल्यू पुट करते हैं 0.50 इंटू टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1, दैट इज 6 मीटर। डिस्टेंस है तो किस में होगा, मीटर, 6 मीटर। ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ है यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट। आपका ए पार्ट का आंसर आ गया था। नाउ बी पार्ट, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच वेलोसिटी 7.5 मीटर, यानी कि वेलोसिटी रीच मतलब फाइनल वेलोसिटी इतनी होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें v, u, a और t हो। अगर आप गो थ्रू करेंगे तो वो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी शुड बी 7.5 मीटर पर सेकेंड, u is 2.5 plus a is 0.5 into
टी। टी हमें निकालना है, ये टर्म यहाँ प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, दैट इज 7.5 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू टाइम, ये हो जाएगा आपका 5, वो उधर मल्टीप्लीकेशन में है टी के साथ, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, दिस इज 10। टाइम कितना आया, 10। टाइम होता है स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड, टाइम आया है 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में ये 7.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अटेन कर लेगा। थर्ड पार्ट, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, अगेन how much distance will it cover in reaching the velocity this much, final velocity 7.5 मीटर पर सेकेंड होने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है यू ए एस और वी जिसमें हो, गो थ्रू करेंगे अगेन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5 का स्क्वायर, u की वैल्यू और v की वैल्यू पुट कर दी, 2 इंटू 0.5 इंटू s निकालना है हमें, 7.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1s, राइट। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो डिस्टेंस है वो आएगी 50 मीटर, राइट। तो कैसे न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास मोशन की इक्वेशन के, इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें जो भी आपको गिवन है पहले आप उसको लिख लेंगे, एंड देन जो गिवन है और जो निकालना है आप रिलेट करेंगे कि वो वेरिएबल्स आपको कौन सी इक्वेशन में मिल रहे हैं, उस इक्वेशन को आप लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, एंड देन आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मोशन का जो ये इक्वेशन है इसका न्यूमेरिकल आपका मैंडेटरी है कि वो आना ही आना है, इस पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे हो गए फ्री फॉल। नाउ व्हाट इज फ्री फॉल, जब भी कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो एयर जो है वो उसके लिए रेजिस्टेंस बनाती है, कोई भी चीज अगर आप ड्रॉप करें तो एनवायरनमेंट में एयर है जो उसको रेजिस्टेंस फील करवाएगी, बट अगर वो रेजिस्टेंस आप नेग्लिजिबल मान लें तो वो बॉडी जो ऊपर से नीचे गिर रही है उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन काम करेगा, उसके ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो एग्जैक्टली काम करेगा, क्योंकि बीच में कोई भी चीज उसको रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। तो अगर कोई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से बॉडी फॉल कर रही है जिसमें एयर रेजिस्टेंस 0 है, तो ऐसी फॉलिंग को हम बोलेंगे फ्री फॉल। कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम फ्री फॉल को, इफ एन ऑब्जेक्ट falls under the effect of gravity, that is with an acceleration of 9.8 meter per second square, then this motion of that object is known as free fall, राइट। ये फ्री फॉल का टर्म क्यों डिफाइन किया है, ये फ्री फॉल का टर्म इसलिए डिफाइन किया गया है कि अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे ये बोला जाए दैट ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, या आपको ये बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग और कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको उस क्वेश्चन के लिए जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो 9.8 लेना है, ठीक है। इसके लिए फर्दर हम एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन 2, राइट। सॉल्व करते हैं। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए, आप कितना भी ज्यादा थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, फिजिक्स में जितने आप न्यूमेरिकल करेंगे उतने ही ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम इस क्वेश्चन से अब देखेंगे। अ बॉल इज थ्रोन अप एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बॉल को ऊपर उछाला गया है किस स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, हमने शुरू किया यहाँ से। अब कोई भी बॉल कब जब भी हम किसी चीज को ऊपर उछालते हैं वो अपने आप एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है और फिर नीचे आना स्टार्ट करती है। तो मैक्सिमम जहां वो जाएगी वहां वो रुक जाएगी, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि जहां वो रुक के वापस आना शुरू करेगी उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। ये एक कंसेप्ट निकल के आया है यहाँ से। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, बट वी नो दैट अगर हम किसी चीज को ऊपर उछाल रहे हैं तो एट अ पॉइंट वो जाके स्टेशनरी हो जाएगी और फिर नीचे गिरेगी। स्टेशनरी होने का मतलब उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 0, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट यहाँ से क्या है कि वो फॉल हो रही है। फॉल होने का मतलब क्या, उस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ग्रेविटी वाला, यानी कि एक्सेलरेशन उसका हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। फर्दर एक कंसेप्ट यहां से निकल के आ रहा है, जब तक कि आपको न्यूमेरिकल में स्पेशली बोला ना जाए दैट टेक g एज 9.8, तब तक आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए उसको 10 ही लेना है। दो कंसेप्ट निकले। तीसरा कंसेप्ट, बाय कन्वेंशन हम x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन जो हम तीन मेन ड्रॉ करते हैं इनको हम बाय कन्वेंशन पॉजिटिव मान के चलते हैं। दैट इज अगर डायरेक्शन इधर है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव x हो जाएगा, अगर नीचे है तो नेगेटिव y हो जाएगा, और अगर इधर है तो नेगेटिव z हो जाएगा। क्यों डिस्कस किया आपने ये पॉइंट, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। बाय कन्वेंशन हम ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। इट मींस यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे जा रहा है, नीचे वर्क कर रहा है। ठीक है, जब तक आप इन बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पूरा इक्वेशन भी सही लगाएंगे, कैलकुलेशन भी सही लगाएंगे, लेकिन ये साइन अगर आपका गलत हो गया तो आपका न्यूमेरिकल सही नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ फाइंड द मैक्सिमम हाइट। वो ये बोल रहे हैं कि ये जो हाइट है ये आपको निकालना है, दैट अल्टीमेटली आपको डिस्टेंस निकालनी है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है? ऐसा फॉर्मूला है मोशन की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 4, a -10, s कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। दिस इज 0, 16 minus 20s. 20s is equals to 16. S is equals to 16 upon 20, which is 0.8. S डिस्टेंस है, किसमें होगा, मीटर में, तो हमारा डिस्टेंस आया है 0.8 मीटर, यानी कि वो बॉल जो है वो मैक्सिमम 0.8 मीटर का हाइट अटेन करेगी। क्लियर? इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे, आपको इक्वेशंस बिल्कुल टिप पे, देन दिस कंसेप्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव का आपको खास ध्यान रखना है, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज रिलेटिव मोशन। इसको भी आपको ध्यान से समझना है, ये कंसेप्ट भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। आपको बहुत कम चांसेस है जब यहाँ आपको थ्योरी मिलेगी, या तो आपको पेपर में डेरिवेशन मिलेगा या आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, और न्यूमेरिकल भी आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा। रिलेटिव मोशन, नाउ
अगर कोई ऑब्जेक्ट ए v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है और कोई ऑब्जेक्ट बी vb वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनका नेट वेलोसिटी क्या होगा? इट इज लाइक आप साइकिल चला रहे हैं, आपका फ्रेंड आपके साथ साइकिल चला रहा है, आप दोनों बातें कर रहे हैं, आप दोनों ही साइकिल चला रहे हैं एट द रेट ऑफ 20 और 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आप दोनों की रिलेटिव पोजीशन कैसी है? बराबर, यानी आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर हैं, आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो स्पीड पर हैं, क्योंकि आप दोनों की स्पीड बराबर है। दैट मीन्स अगर आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट सेम डायरेक्शन अगर आपका है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। दैट इज अगर आप दोनों बराबर की स्पीड पर चल रहे हैं तो आपको आपका नेट वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम चल रहे हैं, आप बराबर बराबर रहेंगे। अगर कुछ डिफरेंस है तो नेट स्पीड जो आपको फील होगी वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, यानी कि आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके आगे एक गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड पे, तो आपको वो गाड़ी कितनी स्पीड पे चलती हुई दिखाई देगी? 20 की स्पीड पे। 100 पे आप है, 120 पे वो है, नेट डिफरेंस इज 20, यानी आपके लिए वो गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही है। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन आर ऑपोजिट, यानी कि ए यहां जा रहा है और बी वहां जा रहा है, तो इस केस में जो नेट वेलोसिटी होगी वो ऐड हो जाएगी, राइट? क्यों हो जाएगी? मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इधर जा रहा है और ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहा है, तो दोनों किस स्पीड से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 20 ये चला गया, 10 ये चला गया, टोटल डिफरेंस आ गया 30 का। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी तब इनकी जो नेट स्पीड है वो एड अप हो जाएंगी। दो केसेस आप इसमें ध्यान रखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड्स वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट होंगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दैट इज 180 डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री, तो एड ऑन हो जाएंगी। थर्ड केस, अगर 0 और 180 के अलावा कोई एंगल है तो नेट स्पीड कैसे निकाली जाएगी? इफ सपोज ए एंड बी ऑब्जेक्ट जो है ये थीटा के एंगल से जा रहे हैं, तो नेट वेलोसिटी जो निकाली जाएगी वो होगी va² प्लस vb² माइनस 2va vb cos थीटा का अंडर रूट, राइट? पहले जो दो केसेस पढ़े हैं हमने वो भी इसी की स्पेशल केसेस हैं, ये जनरलाइज्ड हैं। जैसे हम इससे अगर पहला केस निकालना चाहे तो पहले केस में एंगल कितना था? 0 था, राइट? cos 0 कितना होता है? 1। अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? a² प्लस b² माइनस 2ab विच इज a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर हम इससे केस 1 निकालना चाह रहे हैं तो केस 1 के लिए थीटा 0 था, तो ये हो जाएगा हमारा va² प्लस vb² माइनस 2va vb बिकॉज cos 0 इज 1। ये बन गया है a² प्लस b² माइनस 2ab विच इज a माइनस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यही था हमारा पहला केस कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट होंगी। इसी तरीके से आप इससे दूसरा केस बना सकते हैं। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? va और vb अगर थीटा एंगल पे हैं तो हमारी नेट वेलोसिटी जो है उसके लिए ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया है।
और जो दो मेन केस है हमारे वो तो जनरल यूज होंगे ही, 0 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला, राइट। ये हो गया आपका रिलेटिव मोशंस। फर्दर स्केलर और मोशन को हमने इसमें ब्रीफ में तो डिस्कस किया ही है कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर है, जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।